Okay, so the next method to solve the equation is matrix method. That method is called Gauss-Jordan method. ठीक है, तो अभी अपने को सपोज इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। करेक्ट। तो इधर क्या करने का, जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है ना उसको ए मैट्रिक्स कंसीडर करो। सो ए इज इक्वल टू क्या होगा इधर, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। करेक्ट। एक्स मैट्रिक्स जो है ना वो अननोन का मैट्रिक्स होगा। क्या है अननोन, एक्स वाई एंड जेड। करेक्ट। एंड जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है वो अपना मैट्रिक्स B बनेगा, दैट विल बी d1 d2 d3। करेक्ट। अच्छा, तो ये जो इक्वेशंस है उसको मेरे को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं A इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू B। चेक करो जरा, लिख सकता हूं मैं। जब भी ये मैट्रिक्स को अगर मैं ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ये मिलना चाहिए। देखो हाँ, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करो तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 आया फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 आया सेकेंड इक्वेशन। दिया को समझ रहा है? हाँ सर। थर्ड, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। करेक्ट, वो थर्ड इक्वेशन है अपना। अभी थोड़े टर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट। अगर मैं बोलूं कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट मतलब क्या, कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, उसको बोलते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या है, solution exists। हाँ, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। फिर थर्ड होता है होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अभी होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन में बी हमेशा जीरो होगा। जीरो मतलब ये नल मैट्रिक्स होगा। बी हमेशा नल मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब कि इक्वेशन कुछ तो ऐसे हो सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, फिर x माइनस 5y प्लस 7z इक्वल टू 0, फिर क्या हो जाएगा 6x माइनस 8y प्लस 9z इक्वल टू 0। कैन यू सी, ये जो बी पार्ट है ना वो पूरा जीरो का जीरो है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी मैट्रिक्स नहीं, इसको बोलते, ये तीन इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन। करेक्ट। अभी अगर तुम लोग को किसी ने ये दिया और बोला कि सॉल्व करो, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व करो, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। करेक्ट। अभी तुम लोग को देख के अपने को ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि एक सॉल्यूशन तो क्या होगा, x0 y0 एंड z0। समझ रहे हैं? एक सॉल्यूशन तो देख के ही पता चल रहा है कि x0 y0 z0 होगा, क्योंकि अगर x0 हो गया तो ये टर्म जीरो हो गया, ये भी टर्म जीरो हो गया, ये भी टर्म जीरो हो गया, तीनों जीरो का एडिशन भी जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तीनों का एडिशन ये भी जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तीनों का एडिशन ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब एक तो सॉल्यूशन 0 0 0 होगा ही होगा, दूसरा भी कुछ हो सकता है जिससे ये तीनों इक्वेशन 0 0 0 दे।
लेकिन वो होगा कि नहीं मेरे को अभी मालूम नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन तो 100% होगा। कौन सा होगा वो? कौन सा होगा? 0 0 0। तो मैं क्या लिखता हूं? फॉर दिस वन सॉल्यूशन इज फिक्स्ड, दैट इज कौन सा? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? solution. दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल। क्या बोलते हैं इसको? बोलो सब लोग। Trivial solution. ट्रिवियल सॉल्यूशन। परम है क्लास में? परम नहीं, सॉरी, विहान। हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। बराबर। तो कभी भी कोई किसी ने बोला कि इसका तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि x0 y0 एंड z0 एक सॉल्यूशन होगा। करेक्ट। तो मैं फोर्थ में क्या लिखता हूं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। अच्छा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है देव? x0 y0 और z0 नहीं होगा। नहीं, नॉन ट्रिवियल मतलब तीनों एक साथ जीरो नहीं होगा। समझ रहे हैं? हम ऐसे नहीं बोल सकते कि x0 y0 z0 नहीं होगा। हम ऐसे बोलेंगे कि तीनों एक साथ जीरो नहीं होगा। मतलब में भी हो सकता है x0 y0 लेकिन z नॉन जीरो। समझ रहा है? यस। तो फ्रॉम x y and z at least one is non-zero। एटलीस्ट वन मतलब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। मे बी एक भी जीरो नॉन जीरो हो सकता है, या तो दोनों नॉन जीरो हो सकता है, या तीनों का तीनों नॉन जीरो हो सकता है। करेक्ट। एंड लास्टली सिक्स्थ वन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मतलब क्या? होमोजीनियस में क्या होता? बी नल मैट्रिक्स था ना। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या? बी नल मैट्रिक्स नहीं होगा। बस। तो मैं क्या लिखूंगा? बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये जीरो नहीं है, क्या है? नल मैट्रिक्स है। इसको क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है। अभी सपोज अपने को दिया है ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, अभी ध्यान देना सब लोग। अगर मैं बोलूं कि b जो है ना वो नल मैट्रिक्स है, क्या b जो है वो नल मैट्रिक्स है, तो b नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया? इस b नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन है। इतना समझा? हेलो। Yes. यस सर, यस सर। हाँ, होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन है। अभी इसके अंदर दो पार्टीशन में डालता हूं। एक में डालता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर कौन सा काम करेगा? हम लोगों ने मालूम है प्रीवियस मेथड में, प्रीवियस डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट वे से सॉल्व करते थे, उसमें हम लोग चार डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे। कौन से चार? डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। मालूम है? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो उसमें डेल्टा का काम इधर डिटर्मिनेंट ए कर रहा है ना, देखो। क्योंकि ए जो है वो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है। करेक्ट। सो डेल्टा का काम अगर इधर डिटर्मिनेंट ए करता है, तो उधर डेल्टा का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो पे हम लोग क्या लिखते थे? याद है? अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा लिखते थे।
Yes, Correct? yes, yes. हाँ, तो इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अपने पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, बट ए इनवर्स इंटू ए तो आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो आइडेंटिटी इंटू एक्स एक्स होगा, अभी ए इनवर्स इंटू बी, अभी डिटर्म मैट्रिक्स का इनवर्स तो मिल जाएगा, लेकिन बी तो नल मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब मेरा जो एक्स मैट्रिक्स है वो भी नल होगा। एक्स मैट्रिक्स नल हो गया, इसका मतलब क्या है कि तीनों वेरिएबल का वैल्यू जीरो हो गया, तीनों वेरिएबल का वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन दिस केस। हेलो, हाँ सर। समझ रहा है? हाँ इसका मतलब कि x, y एंड z तीनों का वैल्यू जीरो होगा, बराबर। अभी इधर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है ना वो जीरो है, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो है तो क्या होता था, बोलो। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो ठीक है, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट के मेथड के साथ कंपेयर करो। अच्छा, बी बी नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, आई मीन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों का तीनों जीरो आ जाएगा, पहली बात तो। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स में ये जीरो होने के कारण फर्स्ट कॉलम पूरा जीरो होगा, यस और नो? Yes. तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, तो डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि ये बी नल मैट्रिक्स है, फिर डेल्टा वाई भी जीरो हो जाएगा क्योंकि सेकेंड कॉलम भी सब एलिमेंट जीरो हो जाएगी, डेल्टा जेड भी जीरो हो जाएगा क्योंकि थर्ड कॉलम जीरो हो जाएगा, तो तीनों का तीनों जीरो है, एंड डेल्टा डिटर्मिनेंट मतलब डेल्टा का वैल्यू भी जीरो है, तो मतलब चारों का चारों जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो। हम लोग ने डिटर्मिनेंट में कैसे किया था, अगर चारों का चारों जीरो हो गया तो केसी क्या क्या, हाँ केसेस बनाते थे ना, फर्स्ट केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था, क्यों? क्योंकि कोई भी दो प्लेन कोइंसिडेंट आते थे या कोइंसिडेंट आते थे, फिर सेकंड में तीनों का तीनों प्लेन कोइंसिडेंट है तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फिर थर्ड केस में कोई भी तीनों प्लेन पैरेलल नहीं है तो उसमें हम लोगों ने दो सब केस बनाए थे, याद है? Yes. वो सब केस वन क्या था, कोएक्सियल प्लेन, Coax. और सेकंड क्या था, वैसा ट्रायंगल जैसा। वेरी गुड, ट्राइंगल जैसा। तो मेरे को बताओ कि केस थ्री में, हेलो, सुन रहे हैं सब लोग को? Yes, हाँ, yes. केस थ्री में फर्स्ट पार्ट में क्या आता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट में क्या आता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट में पहले में इनफाइनाइट और सेकेंड में नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये केस का दो कैटेगरी था डिटर्मिनेंट में, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन, बराबर है। लेकिन जब भी बी जीरो बोल दिया है इसका मतलब कि होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन है, होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन में एक सॉल्यूशन तो 100% एग्जिस्ट करता ही है ना, हाँ। कौन सा, ट्रिवियल, हाँ ट्रिवियल। ट्रिवियल, इसका मतलब ये केस में नॉन सॉल्यूशन आने का तो चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब इधर ये जगह पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर एक तो ट्रिवियल होगा ही होगा, प्लस बाकी जो होगा वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, समझ रहा है? हाँ। क्लियर है इतना? Yes. मतलब ये जो है ना ब्रांच, वो पूरा का पूरा सेट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का मैंने बता दिया, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन तुम लोग को दिखा ना तो खाली डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करने का, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो 100% एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो है ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसमें से एक 100% ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। मेक सेंस? बोलो तो फिर मैं आगे जाऊं। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, अभी सेकंड में
मैं बोलता हूं कि बी जो है ना वो नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अभी मैं पीछे लिखता हूं, बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इधर भी हम लोग दो कैटेगरी करेंगे। कौन सा दो कैटेगरी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो वापिस प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स, करेक्ट। तो ये क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये क्या है, आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू बी हो गया। तो अपने को ए इनवर्स कुछ तो मिलेगा और बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये जगह पे मैं बोल सकता हूं कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझा? राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर, ए इनवर्स डज नॉट। सोचो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है। अभी अपने पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं नहीं करेगा। तो मैं दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं नहीं कर सकता। सर, तो ए इनवर्स से तो नहीं, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए से तो कर सकता हूं ना। तो मैं हाँ इधर क्या करता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अभी कोई फॉर्मूला दिया था मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए या तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ क्या दिया होता था। है, क्या होता है? मॉड मॉड ए इनटू आई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। लेकिन इधर अपना कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है, बराबर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होने के कारण मेरे को बोलो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या बनेगा, नल। नल मैट्रिक्स बनेगा। समझा इधर तक सबको? तो ये केस में हमेशा डिटर्मिनेंट आई मीन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल होना चाहिए। समझा कि नहीं समझा, बोलो। हाँ, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन अपने को क्या मिलता है बाई चांस, बाई चांस अपने को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है इसका मतलब क्या है कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इसका मतलब कितना सॉल्यूशन होगा, इधर दो की तीन? No solution. नो सॉल्यूशन। सो दैट इज नो सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपने को नल मिल गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी ये इसका मतलब होगा कि आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि कोएक्सियल प्लेन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन क्यों होगा मालूम है ना, वो ट्राइंगल जैसा केस आएगा और इधर ये केस आएगा। समझ गया सबको? एनीवन हैविंग एनी डाउट? No. क्लियर है? सर 2 मिनट पढ़ने दीजिए।
चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। अगर क्वेश्चन दिया है सॉल्व x plus 2y plus 3z is equal to 1, 2x plus 3y plus 2z is equal to 2 and 3x plus 3y plus 4z is equal to 1, ये सेट ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है कि नॉन होमोजेनियस है? बोलो। Non-homogeneous sir. हाँ, Non-homogeneous sir. नॉन होमोजेनियस, करेक्ट। इसका मतलब कि मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना वो पार्ट चलेगा। प्रीवियस पेज पे मैंने क्या लिखा है? डिटर्मिनेंट आई मीन बी जीरो, मतलब ये होमोजेनियस वाला पार्ट लिखा है। ठीक है, तो अपने को इसमें से देखने का है। अब इसमें से मैं पहले क्या चेक करूंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है कि नहीं। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करूंगा तो क्या आएगा? 1 2 3 2 3 2 3 3 4। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 इंटू 12 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 9। ये क्या होगा? 6 माइनस 4 माइनस 6, तो माइनस 4 आया। माइनस 4 मतलब जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब A क्या? inverse exists. हेंस यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ, यूनिक अभी वो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? x मेरे को क्या मिलेगा? a इनवर्स इंटू बी से मिलेगा। a इनवर्स कैसे निकालोगे? ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला, एडजॉइंट मेथड से मालूम है तुम लोग को कैसे निकालना है। तो a इनवर्स निकालने का और फिर उसको b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का। b मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा बेटा? 1 2 Sir, 1 1. to 1. 1 2 1, समझ रहा है? D1 D2 D3. समझ रहा है? हाँ सर. ठीक है, तो इधर से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा ये ट्राई करो। अगर मैं देता हूं कि 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, क्या आएगा? अभी ये कौन सा इक्वेशन है? होमोजीनियस। होमोजीनियस में हम लोग क्या ये देखते हैं, तो होमोजीनियस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं आया ना तो एक ही सॉल्यूशन बचता है, ट्रिवियल। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 2 3 माइनस 3 3 माइनस 3 1 एंड 3 माइनस 2 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 प्लस 2 11 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 9 3, 22 प्लस 36 माइनस 9। ये डेफिनेटली जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या कि x0 y0 z0, बस इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। मेक सेंस? Yes. चलो एक और देता हूं, अभी ये तुम लोग ट्राई करो। x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, फिर 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0 एंड x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू 0। करो ट्राई, 5 मिनट देता हूं।
और आंसर आ गया। बोलो भाई, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या आया आंसर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया। ये कौन सा इक्वेशन है ये? होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है? होमोजीनियस है। Homogeneous. करेक्ट। तो डिटर्मिनेंट ए निकाला तुम लोगों ने, क्या मिला? 0.
0 आया। अच्छा, तो इसका मतलब कि सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कौन सा? एक तो ट्रिवियल होगा, दूसरा क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अभी वो अपने को सॉल्यूशन चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो तीनों प्लेन कौन सा है? x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, करेक्ट। फिर दूसरा क्या दिया था मैंने? 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0, और तीसरा क्या था? x माइनस 11y प्लस 14z इज इक्वल टू 0। अभी मेरे को ये सब के सब इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो बताओ कि फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन को पैरेलल या कोइंसिडेंट है क्या? पैरेलल होएगा ना? हाँ, देखो सबसे पहले तो B नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि डेल्टा x भी 0 होगा, डेल्टा y भी 0 होगा एंड डेल्टा z भी 0 होगा, करेक्ट। A भी नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा भी 0 होगा। इसका मतलब कि ये चारों का चारों वैल्यू 0 है, चारों का चारों वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो तीन केसेस में जाएंगे। फर्स्ट केस क्या था कि कोई भी दो प्लेन कोइंसिडेंट होगा, इसमें से कोई भी दो प्लेन कोइंसिडेंट है क्या? फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन से कोइंसिडेंट है? बोलो। फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन से कोइंसिडेंट है क्या? कैसे पता चलेगा? रेशियो देखो ना, x का y का z का रेशियो प्रोपोर्शन में है? नहीं है। हाँ, नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड प्लेन तो कोइंसिडेंट है, सेकंड और थर्ड प्लेन है क्या कोइंसिडेंट? नहीं सर। नहीं फर्स्ट और थर्ड है क्या? नहीं। नहीं। तो सर। केस नहीं। वन क्या था अपना? एनी टू प्लेन्स कोइंसिडेंट, तो वो केस तो गया। फिर केस टू क्या था? ऑल थ्री प्लेन्स आर कोइंसिडेंट, अभी दो ही नहीं है तो तीन कैसे? वो भी गया। फिर थर्ड केस में दो सब पार्ट थे, दो सब पार्ट में एक तो था नो सॉल्यूशन वाला, नो सॉल्यूशन तो है ही नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन 100% है। इसका मतलब कि ये तीनों प्लेन कैसे होंगे? कोएक्सियल प्लेन्स होंगे, समझ रहे हैं? हाँ। सर। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? ऑल थ्री planes are not parallel means all three planes are coaxial planes। समझ रहे हैं? तो अभी कोएक्सियल प्लेन में हम लोगों ने कैसे देखा था? सॉल्यूशन अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? कोई भी दो इक्वेशन ले लो, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0, ठीक है। इधर से मैं लेट z इज इक्वल टू लेमडा लेता हूं, तो z इज इक्वल टू लेमडा ले लिया, तो x प्लस 3y क्या होगा? 2 लेमडा एंड 2x माइनस वाई क्या होगा? माइनस 4 लेमडा, बराबर। इधर से मेरे को x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ लेमडा, करेक्ट। तो x क्या मिलेगा? मेरे को सॉल्व करके दो। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूं ना, तो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 लेमडा। अभी इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू माइनस 10 लेमडा, तो x आ जाएगा माइनस 10 लेमडा बाई 7, बराबर। तो y मेरे को मिलेगा 14 एंड 10 24 एंड 8 लेमडा बाई 7 मिलेगा। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर, पहले x क्या है? माइनस 10 लेमडा बाई 7, फिर 8 लेमडा बाई 7 एंड लेमडा। तो अगर लेमडा का वैल्यू तुम लोग 0 ले लो तो 0 0 0 मतलब ट्रिवियल आ गया। अगर लेमडा का वैल्यू 1 ले लो तो माइनस 10 बाई 7 8 बाई 7 1, वो भी एक सोल्यूशन है। लेमडा का वैल्यू माइनस 1 ले लो तो 10 बाई 7 माइनस 8 बाई 7 माइनस 1, वो भी एक सोल्यूशन है। वैसे अलग अलग लेमडा के वैल्यूज के लिए अलग अलग एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलता जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी लेमडा का वैल्यू रियल नंबर हम लोग ले सकते। समझ रहा है? शो मी थम्स अप, कितने लोगों को समझा? चलो आगे एक और देते।
solve x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 14, and x plus 4y plus 7z equal to 30. चलो करो ट्राई। मैं करूँ सॉल्व कि ट्राई करोगे? और ट्राई करेंगे। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? अरे एक सेकंड क्वेश्चन पे वापस जाओ। हाँ सर। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बी क्या है? बी नल मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? वही कर रहे हो क्या? हाँ वो नॉन जीरो आया, सॉरी जीरो आया। 0 आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? 1 इंटू 14 माइनस 12 2 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 3 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 2 2। करेक्ट। 2 माइनस 4 प्लस 2 0 आया। अभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया, तो देखो बी नॉन जीरो है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो बी नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे हम लोग? सर एडजॉइन ऑफ ए लेंगे ना। अच्छा, अभी पहली बात तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। करेक्ट। तो ए मेरे पास क्या मैट्रिक्स है? ए मेरे पास मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 3 1 4 7। तो एडजॉइंट में पहले हम लोग क्या निकालते हैं? माइनस निकालते हैं। करेक्ट। उसके बाद क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स। अरे याद है कि नहीं याद है? M11 M12 M13, फिर M21 M22 M23, फिर M31 M32 M33। बराबर बोलो। M11 क्या होगा? 2, फिर 14, फिर ये 7 माइनस 3 4, फिर 4 माइनस 2 2, फिर 7 माइनस 4 7 माइनस 1, फिर 4 माइनस 1 3 माइनस 2, फिर 3 माइनस 1 एंड फिर 2 माइनस 1। ठीक है। अभी कोफैक्टर मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। तो अभी क्या होगा? as it is sign change, 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 as it is।
तो मेरे को बताओ कि कोफैक्टर ऑफ ए क्या मिला अपने को, 2 माइनस 4 2, फिर -3 6 -3, फिर 1 माइनस 2 1। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज 2 माइनस 4 2 -3 6 -3 एंड 1 माइनस 2 1। अभी एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करो, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 2 माइनस 3 1 -4 6 -2 2 माइनस 3 1 इंटू बी। बी मैट्रिक्स क्या है अपना, 6 14 30। तो ये नल आता है क्या, 6 माइनस 42, नहीं सॉरी 12 माइनस 42 प्लस 30, 0 आया। फिर -24 -60 -84 प्लस 84, 0 12 प्लस 30 -42, 0। देखो ये नल आ गया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू है। तो इधर हम अगर नहीं होता तो मैं लिख देता नो सॉल्यूशन, लेकिन अभी ये कौन सा केस में जा रहा है, कौन सा केस में जा रहा है, केस नंबर 3 का सब पार्ट नंबर 2। मतलब मेरे को चेक करना पड़ेगा कोएक्सियल है कि ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, समझ रहे हैं। हेलो, Yes. हाँ, तो 3 इक्वेशन वापस मेरे को बताओ, क्या थे 3 इक्वेशंस, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6, फिर 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू क्या था, 14, फिर x प्लस 4y प्लस प्लस 7z इक्वल टू क्या था, इक्वल टू 30। चलो अभी मैं कैसे चेक करूंगा कि कोएक्सियल है कि कोएक्सियल नहीं है। मैंने तुम लोग को एक मेथड बता दिया, याद है, हमेशा पहले अज्यूम करो कि कोएक्सियल है, याद है, अरे बोलो, हमेशा पहले अज्यूम करो कि कोएक्सियल है। तो कोएक्सियल है इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि प्लेन 3 इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स प्लेन 1 प्लस म्यू टाइम्स प्लेन 2, बोलो। Yes. Yes. हाँ, सो P3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स P1। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो देखो P3 क्या है मेरे पास, x प्लस 4y प्लस 7z बराबर -30 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स P1, x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस म्यू टाइम्स P2 क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z -14। तो अभी खाली x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, तो इधर से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू, फिर y कॉमन लेता हूं तो लैम्डा प्लस 2 म्यू, फिर z कॉमन लेता हूं तो लैम्डा प्लस 3 म्यू, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, -6 लैम्डा -14 म्यू। अभी कंपेयर करो, लैम्डा प्लस म्यू क्या है, 1 है, फिर लैम्डा प्लस 2 म्यू क्या है, 4 है, फिर लैम्डा प्लस 3 म्यू क्या है, 7 है बराबर, और एक कांस्टेंट वाला क्या है, 6 लैम्डा प्लस 14 म्यू क्या है, 30 है, ठीक है। अभी मैंने तुम लोग को क्या बोला था, इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू निकालो। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्या है, लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 4 एंड लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ ना तो मेरे को म्यू का वैल्यू 3 मिलेगा, ये म्यू का वैल्यू 3 में इधर डालू तो मेरे को लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। फिर मैंने बोला था कि इसमें से सिलेक्ट किए हुए 2 इक्वेशन के अलावा जो तीसरा इक्वेशन है ना वो 100% इसको तो सेटिस्फाई करता ही होगा, इसके लिए वो चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इक्वेशन ये कांस्टेंट वाले को सेटिस्फाई कर गया ना तो वो प्लेन कोएक्सियल है, करेक्ट। सो चेक वैल्यूज ऑफ
lambda and mu for which equation 6 lambda plus 14 mu equal to 30. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है 6 lambda plus 14 mu. तो 6 times lambda minus 2 and 14 times 3. तो क्या आ गया -12 plus 42 30. हाँ देखो मेरा राइट हैंड साइड भी 30 है. इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है. इसका मतलब आवर अजम्पशन इज करेक्ट. आवर अजम्पशन इज करेक्ट. इसका मतलब क्या है कि प्लेन्स आर कोएक्सियल. प्लेन्स आर कोएक्सियल मतलब कितना सॉल्यूशन होगा Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. समझा. अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता मतलब अगर मेरे को इधर 30 नहीं मिलता तो कितना सॉल्यूशन आता No solution, sir. नो सॉल्यूशन आता. देखो इधर दिख रहा है ये कोएक्सियल आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और अगर नहीं आता तो नो सॉल्यूशन. मेक सेंस. Yes. कोई डाउट है No, sir. कितने लोगों को अच्छे से समझ रहा है ये सब चीज. देव Yes, sir, समझ रहा. जानवी चंदक शिव सागर Yes, sir, समझ रहे. कोई डाउट नहीं आना चाहिए. और मैंने जो थियोरी का नोट्स बनाया ना इसमें उसमें सब कुछ तुम लोग को डिटेल में सब लिख के भेजा है. लिख के दिया है. प्रिंट आउट ले लेना क्लास में से. देखो एक बार मैं तुम लोग को बता देता हूँ वो. सर हाँ सर अभी जो आपने सम कराया ना जिसमें RHS LHS इक्वल टू RHS और 30 जिसमें आंसर 30 आया. सर अगर उसमें फॉर एग्जांपल अगर 30 नहीं आता बाय चांस और तो आंसर तो डेफिनेटली दो सोल्यूशन होता. लेकिन सर वो प्लेन का नाम क्या बोलते हैं हम लोग. नो सॉल्यूशन में कैसे नॉन कोएक्सियल प्लेन. ओके सर. नॉन कोएक्सियल प्लेन. सर आपने लास्ट क्लास का भेजा है क्या नोट्स? पता नहीं आज भेजूंगा तो आ जाएगा साइमल्टेनियसली. ओके सर. देखो ये डिटर्मिनेंट का नोट्स है. इसमें माइनस कोफैक्टर से लेके सब कुछ है. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है. फिर ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है. फिर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये मैंने डिटर्मिनेंट में से ले लिया है क्योंकि डिटर्मिनेंट मैंने दो कैटेगरी दिखाया था ना याद है. एक तो डिटर्मिनेंट मेथड और एक मैट्रिक्स मेथड. तो ये जो है ना मैंने डिटर्मिनेंट के चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है. दिख रहा है 2 variable 3 equation 2 variable 2 equations and 3 variable 3 equation. अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. हाँ सर दिख रहा है. हाँ तो ये सब हो गया. फिर डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब क्या होगा उसके लिए ये सब. ठीक है. फिर इसमें कंसिस्टेंट ट्रिवियल सॉल्यूशन ये सब. ठीक है. फिर मैंने मैट्रिसेस का भी इसमें साथ में जोड़ दिया है. पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आएगा फिर इसमें स्क्वायर मैट्रिसेस और लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर. ठीक है. इक्वालिटी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है. स्केलर से दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है. एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब प्रॉपर्टीज. कैली हैमिल्टन थ्योरम. ठीक है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स उसका प्रॉपर्टी. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स करेक्ट नीलपोटेंट इनवॉल्यूटरी. फिर सिस्टम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और वो सब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका प्रॉपर्टी. एडजॉइंट मैट्रिक्स उसका नीचे प्रॉपर्टी. इनवर्स का एडजॉइंट के बाद इनवर्स आता है उसका सब प्रॉपर्टी. और फिर आज हम लोगों ने जो किया वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन. दिख रहा है इधर गॉस जॉर्डन मेथड. अरे बोलो हाँ या ना. हाँ 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 देख रहा है. हाँ. फिर इधर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है कि नहीं क्या है. एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नल आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन. इधर तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है. अरे समझा कि नहीं समझा. हाँ. यस सर. हाँ सर. ठीक है. अभी एक लास्ट पार्ट जो है जो अपने बोर्ड के बुक में दैट इज कैलकुलेशन ऑफ. सर हाँ तो जो मैट्रिक्स मेथड था वो बोर्ड के सिलेबस में है कि सिर्फ वो सीट या जेई के सीईटी लिए. या जेई में. बोर्ड में क्या है अभी मैं बता देता हूँ. एक पार्ट खाली छूट गया है. कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. अभी अभी तक हम लोग इनवर्स कैसे निकालते थे.
adjoint of A upon determinant. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट मेथड से निकालते थे, करेक्ट। लेकिन अभी अपने को ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालने को बोलेंगे, क्या, इनवर्स, करेक्ट। तो इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब रो ऑपरेशंस अप्लाई करके। तो इसके लिए हम लोग एक सपोज मैं मैट्रिक्स लेता हूं कि A इज इक्वल टू बोला है, सुनना सब लोग ध्यान से, 1 2 3 -1 1 2 एंड 1 2 4 सपोज ये है, और तुम लोग को बोला है फाइंड A इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले तो A इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले वो चेक करने का। सो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A में निकालूंगा 1 2 3 -1 1 2 एंड 1 2 4। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 4 - 4 0, -2 इंटू क्या होगा, -4 -2 -6, +3 इंटू क्या होगा, -2 -1 -3। तो ये 12 - 9 3, जो 0 नहीं है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? Rest. करेगा। यस सर करेगा। ठीक है। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन का की स्टेप क्या है? A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, इधर से स्टार्ट करने का, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। A इंटू A इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इधर तो इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। तो मेरा A क्या है बोलो, व्हाट इज माय A? 1 2 3 -1 1 2 एंड 1 2 4 इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, अभी मेरे को A इनवर्स चाहिए, तो इधर से मेरे को ये मैट्रिक्स निकालना है। तो ये मैट्रिक्स इधर से कैसे निकलेगा? या तो मैं इसको आइडेंटिटी बना दूं तो निकल जाएगा ना। हेलो, समझ रहा है? क्योंकि आइडेंटिटी इंटू A इनवर्स होता है। तो मेरा प्राइम एम क्या है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अभी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो भी ऑपरेशन में इधर अप्लाई करूँ ना, वो सेम ऑपरेशन मेरे को इधर भी अप्लाई करना है। तो धीरे धीरे करके ये आइडेंटिटी बनता जाएगा, और धीरे धीरे करके ये आइडेंटिटी कोई अलग मैट्रिक्स में चेंज होता जाएगा। तो एंड में जब भी ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तभी राइट हैंड साइड में अपने को जो मैट्रिक्स मिलेगा ना, वो अपना A इनवर्स होगा। समझा? यस सर। ठीक है, प्रोसेस समझा? अभी आइडेंटिटी मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करता हूं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते टाइम हम लोग कॉलम के ऊपर ध्यान देंगे। तो मेरे को फर्स्ट कॉलम सेट करना है, तो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 होना चाहिए। इधर तो 1 भगवान की दया से ऑलरेडी है, तो अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके पहले थोड़े हम ऑपरेशंस देख लेते हैं। मैं रो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये वैलिड ऑपरेशन है। मैं रो को कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, ये वैलिड ऑपरेशन है। लेकिन मैं रो को कोई भी नंबर से ऐड नहीं कर सकता, मैं रो को कोई भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है ना, तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, R2 प्लस K टाइम्स R1 या R3 माइनस 3 टाइम्स R2। समझ रहे हैं? ये वैलिड ऑपरेशन है दोनों। तो अभी इधर तो ऑलरेडी 1 है, अगर इधर 4 होता तो मैं क्या करता, इसको 4 को 1 कैसे बनाता? उसे डिवाइड करके। हाँ, तो मैं क्या करता, R1 डिवाइडेड बाई 4, सिंपल, और कुछ दिमाग मत लगाना। तो R1 डिवाइडेड बाई 4 करने का, तो जो ऑपरेशंस इधर अप्लाई किया ना, वो ऑपरेशंस इधर भी अप्लाई करने का। तो ये हर एक एलिमेंट 4 से डिवाइड हो जाएंगे। इनफैक्ट इधर भी हर एक एलिमेंट 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इधर हो जाएगा 1/4 0/4 एंड 0/4, मतलब 1/4 0 0। समझ रहा है? लेकिन इधर 1 ऑलरेडी है। अभी ये 1 को पकड़ के ना, ये 1 को पकड़ के, सुनना सब लोग ध्यान से, ये 1 को पकड़ के ये दो एलिमेंट को 0 करना है। तो कैसे करेंगे? मैं क्या करूं, ऐसा करूं कि R2 प्लस R1 कर दूं एंड R3 माइनस R1 कर दूं। समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें मैं खाली 1 तो नहीं ले सकता, ऐड कर सकता, क्योंकि इनवैलिड ऑपरेशन हो जाएगा।
मैं ऐसा लिख सकता हूँ R2 प्लस 1 टाइम्स R1, समझ रहे हैं? अरे Yes. बोलो हाँ या ना? हाँ, समझा ना। हाँ, तो इसका मतलब कौन सा रो चेंज होगा? रो 2 and रो 3. तो कौन सा रो चेंज नहीं होगा? रो 1. तो रो 1 चेंज नहीं होगा ना, तो दोनों साइड रो 1 एज इट इज लिख दो। अभी नया रो 2 क्या आएगा दिया? नया रो 2 क्या आएगा दिया? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? नया रो 2 क्या आएगा? जानवी क्षीरसागर, कैन यू टेल? जेके जानवी क्षीरसागर, -1 2 क्या आएगा? -1 नहीं 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 नहीं, नया रो 2। अभी जो नया रो 2 है ना, वो R2 एंड R1 का एडिशन है, तो ये दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा इधर? 0 0। उसके बाजू में 3 3, बोलो फटाफट। फिर 5 हाँ, राइट हैंड साइड में 1 1 0 ठीक है। अच्छा, उसके नीचे क्या आएगा देव? 0 0 1 हाँ, 0 0 1 आया, और राइट इधर क्या आएगा? -1 0 1। इतना समझा सबको कि डाउट है? अभी मेरा फर्स्ट कॉलम सेट हो गया है, अभी मेरे को सेकंड कॉलम सेट करना है। तो सेकंड कॉलम में पहले 1 किधर बनाएंगे हम लोग? ये पोजीशन को 1 बनाओ। तो ये पोजीशन 1 कैसे बनाएंगे? कौन सा ऑपरेशन में अप्लाई करूंगा? डिवाइड वो बाय 3. हाँ, तो मैं इधर क्या करूंगा? R2 डिवाइडेड बाई 3। R2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो अभी फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम रहेगा, समझ रहा है? तो क्या होगा? फर्स्ट रो 1 2 3 0 0 1, 1 2 3 0 0 1, और इधर 1 0 0 -1 0 1, 1 0 0 -1 0 1, फिर 0 1 5 by 3, 0 1 5 by 3, और इधर 1 by 3 1 by 3 0। ठीक है, अभी मेरा एम क्या है? ये 1 को पकड़ के ऊपर वाले को 0 करने का एंड नीचे वाले को 0 करने का। भगवान की दया से नीचे वाला ऑलरेडी 0 है, मेरे को ऊपर वाले को 0 करना है। कोई मेरे को बताएगा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूं मैं? R1 -2 times R2. वेरी गुड, R1 -2 टाइम्स R2। तो मेरा कौन सा रो चेंज नहीं होगा? रो 3 हाँ सेकंड और थर्ड सर। हाँ, तो 0 1 5 by 3, 1 by 3 1 by 3 0, 0 0 1, -1 0 1। अभी रो 1 क्या होगा? 1 0. हाँ, फिर 3 -10 by 3, -1 by 3 होगा। हाँ, फिर इधर 1 -2 by 3, 1 by 3, -2 by 3 एंड 0। ठीक है, अभी भगवान की दया से ये ऑलरेडी 1 है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये 1 को पकड़ के ये दोनों को 0 करने का है, करेक्ट? तो इसको 0 करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाऊं मैं? बोलो, कौन बोलेगा? R1 plus 1 by 3 R1 plus 1 by 3 times R3 and R2 minus 5 by 3 times R3, बराबर? तो कौन सा रो चेंज नहीं होगा? R3। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 1, राइट हैंड, सॉरी 0 1 0। राइट हैंड साइड में क्या होगा? 1 by 3 minus 1 by 3, ये हो गया 0। फिर बाजू में क्या आएगा? -2 by 3. और उसके बाजू में 1 by 3। नीचे 1 by 3 plus 6 by 3 2, फिर 1 by 3, फिर -5 by 3।
तो ये हो गया आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या है 0 माइनस 2/3 1/3 फिर 2 1/3 माइनस 5/3 एंड -1 0 1 आइडेंटिटी इंटू इनवर्स ए इनवर्स ही होता है। अभी मैं क्या करूंगा 1/3 को कॉमन ले लेता हूं तो इधर क्या आ जाएगा 0 -2 1 फिर इधर 6 1 -5 और इधर -3 0 3 तो ये जो है ना वो अपना ए इनवर्स मिल गया। समझा सबको? Yes. क्लियर है? ये तुम लोग को ऐसा दिख रहा है कुछ कुछ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिख रहा है ऑटोमेटिक। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हाँ, अपना सर। 3 था ना, 3 था। ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे ना तो तुम लोग को यही मिलेगा ये मैट्रिक्स। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर, समझ रहा है। ठीक है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ऐसा आया कि कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कैलकुलेट इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो सपोज एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है सपोज 1 2 3 1 1 5 एंड 2 4 7, सपोज ऐसा दिया है। तो सबसे पहले इनवर्स निकालना है तो क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे? डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 इंटू 7 माइनस 20 माइनस 13 -2 इंटू 7 माइनस 10 -3 +3 इंटू 4 माइनस 2 2। तो ये -13 +6 +6 मतलब -1 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अभी नाउ वही a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो a क्या है बताओ 1 2 3 1 1 5 2 4 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या सेट कर रहे थे? कॉलम सेट कर रहे थे ना, बोलो। हाँ, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या सेट करेंगे? रो। हाँ रो सेट। लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला ना तो कंप्लीट रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं आधा रो ऑपरेशन से किया आधा कॉलम ऑपरेशन से किया, ऐसा नहीं चलेगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है तो स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट रो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इधर तो 1 ऑलरेडी है, ये 1 को पकड़ के हम ये दोनों को 0 करेंगे, हाँ या ना? यस। ऑपरेशंस बता सकते हो? सर एक ऑपरेशन होएगा R2 माइनस 2। मैं क्या बोल रहा हूँ आर आएगा ही नहीं। हाँ हाँ, सॉरी सर, सर ये बोल रहा था मैं, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। हाँ C2 माइनस 2C1 एंड C3 माइनस 3C1 बराबर। तो क्या आएगा इधर कॉलम 1 एज इट इज रहेगा दोनों साइड पे, A इनवर्स इक्वल टू इधर 1 0 0। अभी कॉलम 2 क्या आएगा 0 फिर 1 -2 -1 4 -2 0। ठीक है, फिर इधर क्या होगा -2 1 0, उसके बाजू में 0 फिर 5 -3 2 एंड 7 -6 1, इधर -3 0 1। किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो। अभी अपना एम क्या है? डायगोनल एलिमेंट को 1 करने का और ऑफ डायगोनल को 0। नहीं, इसको खाली 1 करने का। अभी अपना एम क्या है? रो 1 सेट हो गया ना, अभी रो 2 सेट करो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इसको 1 करने का है। ये 1 कैसे होगा? Ro 2 divided by minus रो नहीं आना चाहिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। column 2. हाँ कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? लगता है। हाँ सर। कर सकते हैं। तो क्या होगा इधर 1 1 2 फिर 0 1 0 फिर 0 2 1 ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1 0 0
2 -1 0 -3 0 1, ठीक है। अभी ऑपरेशन क्या होगा? अभी का ऑपरेशन क्या होगा? column 1 minus column 2 एंड C3 Column -2 minus. C2, बराबर। yes हाँ, तो कॉलम 2 दोनों साइड पे सेम रहेगा, समझ रहा है? कॉलम 2 दोनों साइड पे सेम रहेगा। क्या है कॉलम 2? 0 1 0 2 -1 0, 0 1 0 2 -1 0। फिर ये क्या हो जाएगा? कॉलम 1 1 0 2, इधर होगा 1 0 2, एंड इधर क्या हो जाएगा? -1 1 एंड 0, -1 1 एंड 0। फिर कॉलम 3 क्या होगा? 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। और कोई बोलेगा राइट हैंड साइड क्या होगा? क्या हो जाएगा लास्ट कॉलम? -7 2 एंड 1, बराबर। -7 2 एंड 1। अभी सेकेंड रो भी सेट हो गया, अभी थर्ड रो सेट करना है। थर्ड रो भी सेट हो, इधर 1 है इधर 0 है, खाली ये एलिमेंट को 0 करना है। क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं? C1 minus C1 minus 2C3 2C3, करेक्ट। तो ये मेरे को A इनवर्स मिलेगा डायरेक्ट इधर। क्या हो जाएगा कि ये 2 -1 0 -7 2 1 एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या होगा? -1 + 14 मतलब 13, फिर 1 -4 -3 एंड -2। ये जो है ना वो अपना A इनवर्स है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझा सबको? yes और एक खाली एक चीज ध्यान में रख लो कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं? रो ट्रांसफॉर्मेशन में प्रायोरिटी फॉर इनवर्स, हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं? फर्स्ट पहले हम लोग इसको 1 करेंगे, करेक्ट, फिर ये दोनों को 0 करेंगे, करेक्ट। तो सेकंड प्रायोरिटी है कि इसको 0 करना, इसको 0 करना, करेक्ट। हाँ या ना? yes नहीं, हाँ या ना? नहीं, नीचे वाले को इसको 0 करो और इसको 0 करो, करेक्ट। रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज सेट करते हैं ना। सर फिर फोर्थ क्या प्रायोरिटी? ये एलिमेंट को 1 बनाना, फिर ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 0, फिर इसको 1 बनाना, फिर ऊपर वाले को 0 एंड नीचे वाले को 0, करेक्ट। तो ये 1 बनाने का, 1 बनाने का और इधर 1 बनाने का, बाकी सबको क्या करने का? रेस्ट Zero. ऑल 0, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा डेढ़ छड़ा होता है, वो क्या करता है? सर मैं पहले इसको 1 बनाऊंगा, फिर इसको 1 बनाऊंगा, फिर इसको 1 बनाऊंगा, फिर मैं 0 करूंगा। तो चलेगा क्या? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन जब तुम लोग इधर 1 बनाओगे, फिर इधर 1 बनाओगे, फिर इधर 0 बनाने गए ना, तो इधर 1 बनाया हुआ हिल जाएगा, समझ रहे हैं? yes फिर क्या करोगे? तो- वापस इसको 1 बनाओगे ना, तो इधर 0 बनाया वो हिल जाएगा, ठीक है। फिर इसको 1 0 1 0 बनाने में पूरा पेपर 3 घंटा खत्म हो जाएगा, समझ रहा है? तो मैं जैसे तुम लोग को प्रायोरिटी दे रहा हूं ना, उसी हिसाब से जाना। अच्छा, प्रायोरिटी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? पहले इसको 1 बनाओ, फिर ये इसको और इसको 0 बनाओ। सेकेंड एंड थर्ड प्रायोरिटी पे क्या है? 0 बनाने का। फिर इसको 1 बनाओ, मतलब ये फोर्थ प्रायोरिटी, फिर ये फिफ्थ प्रायोरिटी और ये सिक्स्थ प्रायोरिटी, ये सेवेंथ प्रायोरिटी, ये एथ प्रायोरिटी, ये नाइन्थ प्रायोरिटी, करेक्ट। हम लोग फर्स्ट फोर्थ एंड सेवेंथ को क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। मेक रेस्ट ऑल प्रायोरिटी 0। मेक सेंस? कोई डाउट है? नो सिर्फ एक सेकंड पीछे वाले पेज पे जा आ जाता हूँ।
कोई डाउट है? मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, उसमें से आप देखोगे। हाँ हाँ वो भी ठीक। अभी इसके साथ अपना इधर मेट्राइसिस टॉपिक ओवर होता है।